ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुनेंगे नेशनल स्पेस डे पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। नेशनल स्पेस डे के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। इस विषय पर बातें करेंगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख के हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संजीव कुमार। सबसे पहले सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ब्रीफ में जानना चाहते कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा क्यों हुई? सभी श्रोताओं को मेरा बहुत नमस्कार। ये पहला नेशनल स्पेस डे है, फर्स्ट टाइम हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के लिए सभी को बधाई। दूसरा, बनाने की घोषणा क्यों की गई? क्योंकि लास्ट ईयर चंद्रयान 3 वो लैंड किया गया हमारे साउथ पोल पर, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था एक स्पेस टेक्नोलॉजी में। एक अंतरिक्ष, आपकी जो बोलते हैं हमारा अंतरिक्ष यान जो वहां पर पहुंचा। अभी तक बहुत कम लोग ही साउथ पोल पर अपने को लैंड कर पाए हैं इस तरह का, तो इंडिया का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो इसको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की कि हम इसको नेशनल स्पेस डे के रूप में हर साल मनाया जाए, तो जिससे लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का, और हर एक आदमी जन जन को ये पता होना चाहिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये तो मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके सफर के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल। स्पेस टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक हमारी संस्था है जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं। और ये संस्था जो है 1959 में 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च करने वाले थे सारा भाई। इन्होंने सबसे पहले इसको उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको ये सजेशन दिया कि ये होना चाहिए हमारा स्पेस में। हम क्योंकि दूसरे दुनिया के जो दूसरे देश थे वो स्पेस में काम कर रहे थे, तो इसकी स्थापना की गई। और सबसे पहले 1975 में हमने आर्यभट्ट लॉन्च किया। आर्यभट्ट एक हमारा सैटेलाइट था जो लॉन्च किया गया, और वो हमें उसके टाइम जब सोवियत यूनियन था उसकी हेल्प से इसको लॉन्च किया गया था। और हम बहुत सारे पिक्चर्स भी देखते हैं कि रॉकेट लॉन्चर जो है साइकिल में ले जा रहे थे, तो वहां से लेकर अब तक की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, एक्चुअल में आर्यभट्ट जो पहला लॉन्च करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो बड़े बड़े अचीवमेंट रहे हमारे, एक SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। और एक टाइम ऐसा हुआ कि 2000 के बाद तो हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च करने के हमारे पास बाढ़ सी आ गई। हमने एक बार मोर देन 100 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दिए। तो ये हमारी उपलब्धि है, और इसकी वजह से नॉट ओनली कि ये हम उपलब्धि दिखा रहे हैं, क्यों करते हैं ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम कर क्यों रहे हैं, इससे बेनिफिट क्या है। बेनिफिट सारी जो हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादातर आजकल सैटेलाइट बेस्ड है। तो हमें जो हमारे सैटेलाइट जाते हैं वो हमारे दूसरे देश या दूसरी एजेंसी और दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूज करते हैं रेंट बेस पर, तो उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू इंडिया को मिलता है इस वजह से। जी सर, रेवेन्यू तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ अब स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया का स्थान है कहाँ तक? अब इंडिया के हम ऐसे जो है 4 स्पेस एजेंसी हैं, जो एक तो रशिया, USA और आई थिंक चाइना के बाद हम 4th ऐसे हैं जो इस उपलब्धि को हम हासिल कर पाए, इस लेवल तक हम पहुंच पाए हैं सैटेलाइट। तो सर इस उपलब्धि से जो हमारे जो दैनिक जीवन है या तो कॉमन आदमी जो है उनको किस तरह से प्रभावित करेगा? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एक्चुअल में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है क्या एक्चुअल में? जो सैटेलाइट्स है, जैसे चंद्रमा एक हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, जो ये हम जो सैटेलाइट भेजते हैं हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं, हम उसको वहां पर स्थापित करते हैं। वो सैटेलाइट्स में हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम लगाते हैं, जो तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया हो जाता है। वहां से हम आपको वेदर की इंफॉर्मेशन, हमारी जो पिक्चर्स लेते हैं सैटेलाइट्स, तो वहां से पिक्चर्स जो मिलती है वहां से हमें वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब वेदर की इंफॉर्मेशन अच्छी, हम फोरकास्टिंग अच्छी कर सकते हैं, तो उससे काफी कुछ बेनिफिट्स मिल जाता है। जैसे हमारे बहुत सारे जो वेदर खराब ये जाते हैं, तूफान वगैरह जो आते हैं, तो उसका पहले ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। बारिश होने का पहले ही हमें बता देते हैं कि उस दिन ये बारिश होगी। ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किए हैं, इसकी वजह से ये सब हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। जी सर, लास्ट ईयर 23 अगस्त 2023 को जिस तरह से चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून के जो साउथ पोल में लैंड हुआ था, उसके बाद ये नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इसका जो असर है पर्टिकुलरली युवाओं में, यूथ में किस तरह का होगा? ये
जो है हब एक्चुअल में स्पेस में अभी बहुत काम बाकी है करने के लिए कि स्पेस एक डार्क है, अभी बहुत सारी चीजें हमें बहुत बहुत थोड़ी चीजों के बारे में पता है। तो जैसे हमारा एक मंगलयान मिशन था, तो हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट कि वहां पर मंगल पर क्या पोजीशन है, वहां पर जीवन है या नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे कि जब आर्यभट्ट हमने लॉन्च किया था, तो उससे हमें इस आर्यभट्ट नहीं, हमने सबसे पहले चंद्रयान 1 भी लॉन्च किया था 2008 में। जी 2008 में जो चंद्रयान, उससे हमें ये पता पड़ा कि मून पर पानी है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि स्पेस में है क्या, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ भी बदल सकती है। तो युवाओं के लिए इसमें बहुत आने वाला चांस है कि हम चंद्रयान 4 हम लॉन्च करने वाले हैं, वो उसकी घोषणा हो चुकी है। तो चंद्रयान 4 हम लॉन्च करने वाले हैं, उसकी घोषणा हो चुकी है। गगनयान मिशन एक 2024 में ही प्लान है, इस बार शायद लॉन्च हो जाए कि हम स्पेस में और क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कहीं लाइफ है, कहीं कोई खनिज पदार्थ है, या दूसरा हम ये सैटेलाइट और हम अपना कम्युनिकेशन सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, बट हमें इसमें युवाओं को आगे आना पड़ेगा, इसको एज ए कैरियर भी लेना पड़ेगा। इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाली कितनी तकनीक स्वदेशी रूप से विकसित की गई है? विकसित सारे सैटेलाइट्स हमारे मोस्टली, मतलब अब हम बता सकते हैं कि आर्यभट्ट जब लॉन्च किया था ये सोवियत यूनियन के उससे और उसी के इस जगह से लॉन्च किया। सैटेलाइट हमारा था लेकिन लॉन्च किया था सोवियत यूनियन के ही जगह से यूज। लेकिन अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम अपने यहाँ से लॉन्च करते हैं। हमारे पास जो लॉन्चर है वो अपना है, हमारे सैटेलाइट्स हम अपने बनाते हैं। बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि अब 80% काम जो है वो सैटेलाइट्स में अब इंडिया में हो जाता है, 20% के आसपास ही हम इम्पोर्ट करते हैं जो उसके बैठे। तो सर ये कह सकते हैं कि इंडिया सेल्फ रिलायंस इन स्पेस। हाँ यार, ऑफ कोर्स, बिल्कुल कह सकते हैं। तो सर जैसे इस बार का जो थीम है टचिंग द लाइफ व्हाइल टचिंग द मून, इस बारे में आपका क्या कहना है? हम बात कर रहे हैं इस पर, ये तो एक थीम हमने बनाया गया है जिससे लोग इंस्पायर हो। हम टचिंग को मून कर चुके हैं, एक्चुअल में लास्ट ईयर टच किया था, और हम प्लान भी कर रहे हैं कि मून पर साउथ पोल में अगर कोई, अभी तक हम स्पेस में अपना कोई आदमी नहीं भेज पाए हैं जैसे यूएस भेजता है, तो हम वी आर प्लानिंग दैट आल्सो, इसरो इज प्लानिंग आल्सो दैट कि वहां पर हम कोई आदमी को भी हम स्पेस में भेजें अपने किसी में। गगनयान में हम शायद ह्यूमन हम स्पेस फ्लाइट जो प्रोग्राम है उसमें हम जाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूएस इसमें कई बार इसमें काफी और भेज चुका है, और हमारा भी शायद रशिया वाले इसमें, जब ये सोवियत यूनियन का 75 था, इसमें हमारा राकेश शर्मा वो गए थे उसमें मिशन में। लेकिन अब हमारा अपना कोई ऐसा अभी प्रोग्राम नहीं था जिसमें हम स्पेस में अपने आदमी को भेज सके। लेकिन इस बार जो गगनयान हमारा मिशन है उसमें हमारा जो इसरो है वो ट्राई कर रहा है कि अपना कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाए। तो सर जब भी हम कुछ अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, कहते हैं कि उसमें खर्च बहुत ज्यादा है, फिर भी कंपैरेटिवली इंडिया का जो खर्च है बहुत कम है। वो एक सर्वे आया था मंगलयान के लिए, जो मंगलयान हमारा गया था तो उसका खर्च शायद ₹1 पर किलोमीटर के हिसाब से भी कम आया था। तो ये दुनिया का सबसे मतलब सस्ता अंतरिक्ष यान जो गया था। और अगर कंपेयर यूएसए के कि यूएस में कितना वो होता है, खर्च होता है, और हमारे यहाँ कितना होता है, तो हमारा बहुत कम खर्च में हमारा मंगलयान हमारी सतह पर पहुंच गया था। तो सर थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो इसरो का योगदान रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हुई स्पेस टेक्नोलॉजी की बात, स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी कितना इम्पैक्ट रहा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से इसलिए इम्पैक्ट रहा क्योंकि ये एक हमें, जब हमारा कोई भी सिस्टम कोई ज्यादा सक्सेस होने लगता है तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट करता है, कोई भी संस्थान हो, कैसा भी हो। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ये वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जी। तो वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इसरो से रिलेटेड हो गया। तो इसरो एक अपना अलग विंग बनाया हुआ है कि वो इंफॉर्मेशन देता है इस तरीके। या दूसरा जो होता है, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जितने भी कम्युनिकेशन हमारे सैटेलाइट के थ्रू होते हैं, तो जो भी हमारे मोबाइल सैटेलाइट के थ्रू हमारे काम कर रहे हैं, तो यू कैन से कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कितना हमें इंप्लीमेंट दिया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि, और इटसेल्फ की जब इसरो काम ज्यादा कर रहा है तो इसरो के पास भी मैन पावर की बहुत जरूरत है इसरो को। तो इसरो के अपने कुछ प्रोग्राम्स हैं जो रिक्रूट करते हैं, वो वेल डिफाइंड प्रोग्राम्स हैं, उससे वो ट्रेनिंग को रिक्रूट करते हैं, और बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी उनके, जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं, बहुत सारे उनकी फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी करने लोग जाते हैं। तो वो इसरो के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब इसका टास्क बहुत इसने इंडिया को दिया है।
युवाओं की बात करते हैं, क्योंकि जब स्पेस की बात करते हैं युवाओं की बहुत जरूरत, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन युवाओं को किस तरह से स्टेम एजुकेशन में लाया जाए? हाँ, ये इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है। एक्चुअल में उन्हें बताया जाए कि हम एक हमारा ये माइलस्टोन है, जो हमने अचीव किया। अगर देखा जाए, मैं जब कहीं बाहर विदेश में गया था एक बार, तो वहाँ पर डिस्कशन हो रहा था कि इंडिया किस-किस पोज़ीशंस पे आगे है। तो हम आईटी में बहुत अच्छी पोज़ीशंस पे थे और हम जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी पोज़ीशंस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो लोगों को, हमारे जो यूथ है, उनको बताया जाए कि हम बहुत अच्छी पोज़ीशन पे, हम और भी अच्छा कर सकते हैं इसमें। तो आप इसको आइए, इसमें इसको जॉइन करिए, साइंस को पढ़िए और इसको समझिए, तो हम और भी अच्छी पोजीशंस पे इसमें जा सकते हैं। तो साइंस एजुकेशन बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी फिर कहते हैं कि आज के जो युवा बच्चे, उनमें जो साइंटिफिक टेम्पर थोड़ी सी कम हुई है, तो इन्हें और आगे ले जाने के लिए, इन्हें आकर्षित करने के लिए, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? उसको करने के लिए तो सबसे ये है कि बच्चों को साइंस में मतलब बेनिफिट्स क्या है। एक तो हमारा स्कूल सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत है, हमें उस स्कूल सिस्टम पे काम करना चाहिए कि बच्चे साइंस की तरफ को ज्यादा ध्यान दें। आजकल का यूथ, बल्कि सभी लोग ये चाहते हैं कि तुरंत एकदम जैसे हमें तुरंत जॉब मिल जाए। तो जॉब तो मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी हो जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, कोई दूसरा देख ले, आप बहुत अच्छा काम कर सके, बहुत अच्छा इनोवेशन कर सके, जिससे आप नॉट ओनली द इंडिया पर पूरे वर्ल्ड को फायदा हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि आप 10वीं 12वीं तक ही आप स्कूल छोड़ने के बाद आप जॉब देखना शुरू कर देते हैं, तो वो एक टैलेंट का एक वो हो जाता है। कई बार बहुत अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट भी जो है वो 10वीं 12वीं के बाद ही रुक जाता है, या तो जॉब के लिए या किसी दूसरे कारणों से। तो वो नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि ये बच्चा क्या कर सकता है, तो उसको उस तरीके से उसको ग्रूम किया जाना चाहिए। जी। तो सर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आरयू क्या क्या करती है ताकि इन युवाओं में जो साइंटिफिक टेम्पर है उनको और बढ़ावा मिले? हमारा अभी डिपार्टमेंट तो ऐसे नया ही डिपार्टमेंट है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, नई नई एग्जीबिशन, नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के बच्चों के प्रोग्राम हमने यहाँ कराए हैं, बच्चों के कंपटीशन कराते हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट आना चाहिए, कि साइंस में पढ़ने में इंटरेस्ट हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं, देखो हम कितने सक्सेस हो पाते हैं यहाँ पर अरुणाचल में। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि माँ बाप को और स्कूल लेवल पे बच्चों को बहुत ज्यादा ग्रूम किया जाए कि वो साइंस की तरफ को जाएगा। जी, जैसे कहते हैं ना कि जब साइंस की बात करते हैं तो वो एक स्टूडेंट हुआ, एक विद्यार्थी, उसको बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है, होनहार होना पड़ता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? होनहार तो इंटेलिजेंट होता है, स्टूडेंट होता ही है सब में। एक्चुअल में वही मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें देखना है कि ये साइंस में बढ़िया कर सकता है या आर्ट्स में बढ़िया कर सकता है। ये स्कूल लेवल पे आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए एक्चुअल में। तो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में कोई खासियत नहीं है, सभी बच्चे में कोई ना कोई खासियत होती है। तो उस खासियत को आपको परखना पड़ेगा स्कूल लेवल पर, तब जाके आप उसको प्रॉपर ग्रूमिंग करके आपको भेजना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि वो अपना 10वीं के बाद ही या 12वीं के बाद ही वो जॉब वगैरह देखना शुरू कर देता है, जिससे उसको जो टैलेंट है वो दब जाता है। वो अपने बस खाने जॉब के लिए ट्राई करने लगता है, जबकि वो टैलेंटेड आदमी है ऑलरेडी। तो सर, आज अरुणाचल इनोवेशन हब साइंस सेंटर ईटानगर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये किस तरह से साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दे रहा है? जैसे उनके बारे में मैं जानता हूँ एक दो बार, लेकिन एक दो बार लेक्चर देने भी गया हूँ वहाँ पर मैं। हाँ, वो काम अच्छा कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो ईटानगर जो है, अरुणाचल की ज्योग्राफी कंडीशन ऐसी है कि आपको अंदर घुसना पड़ेगा। जी। आप ईटानगर में हम बढ़िया कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो टैलेंट है वो तो अंदर भी है। तो उस टैलेंट को अंदर से कैसे निकाल के लाए, तो वो एक चैलेंज है अरुणाचल प्रदेश में। जी। तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा एक्चुअली। आपने कहा कि मोस्टली ये ईटानगर सेंट्रिक है, तो आउटरीच प्रोग्राम किस तरह से सहायक होगा? आउटरीच प्रोग्राम हमें करने होंगे, तो वो किस तरह से प्रोग्राम करने होंगे, वो तो ज्योग्राफिकली हाँ हमें देख के जाके स्कूलों के साथ हमें कुछ टाइप करना होगा, स्कूलों के साथ कुछ प्रोग्राम अंदर जाके करने होंगे। तो वो एक जरूरी हो जाता है कि जो बच्चे अंदर है उनको भी साइंटिफिक टेम्पर तो उनमें भी है, लेकिन उनको कैसे लेके आया जाए वो एक जरूरी हो जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन में अरुणाचल युवाओं की भागीदारी किस तरह होनी चाहिए? स्पेस टेक्नोलॉजी में एक्चुअल में मैं यहाँ पर भी प्रोग्राम में हमारे जो एमएससी के बच्चे हैं, एमएससी के बाद इसरो को ज्वाइन कर सकते हैं। एमएससी करिए, बीएससी करिए, एमएससी करिए या इंजीनियरिंग करिए, उसके बाद आप इसरो को ज्वाइन कर सकते हैं। इसरो में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के रिक्रूटमेंट होते हैं, तो आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और नॉट ओनली द
द इसरो दूसरे और प्रोग्राम भी है, दूसरी जगह और जगह भी स्पेस में काम हो रहा है। नॉट ओनली इसरो, तो एक लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि जब सब कुछ हो जाता है तब वो लॉन्च करता है सब चीजें, मतलब अल्टीमेट है वो। उससे पहले भी बहुत सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्पेस में काम होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। तो सर अभी आपने बताया कि किस तरह से अरुणाचल के युवाओं को स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ स्पेस एक्सप्लोरेशन में उन्हें आकर्षित किया जा सकता है। तो उसी तरह जब हम एंटायर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो यहाँ के युवाओं का भी चंद्रयान 3 में उनका योगदान रहा है। वो योगदान तो एक्चुअल में आप वही टैलेंट की बात है। आप एक बार आप इसको सोचिए कि मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। वो कोई भी सोच सकता है, आप भी सोच सकते हैं, वाई भी सोच सकता है, जेड भी सोच सकता है। हमारे अरुणाचल के बच्चे क्यों नहीं सोच सकते? हमारे अरुणाचल के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और उसमें जाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट एज ए होल, नॉर्थ ईस्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ बहुत सारे एक दो इंस्टीट्यूट भी है जो इस तरह के प्रोग्राम में काम करते हैं, जो एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में भी काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट में भी एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च कराते हैं, फैकल्टी हैं जो एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च कराते हैं। तो लेकिन वो डायरेक्ट स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं कह के तो स्पेस टेक्नोलॉजी हो जाती है, एस्ट्रोफिजिक्स हो जाती है, आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी हो जाती है, उसको कह सकते हैं। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है एक्चुअल में। तो एज ए होल नॉर्थ ईस्ट में तो काफी बढ़िया काम हो रहा है इसमें। लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें तो इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन की लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म गोल्स तो इंडिया स्पेस का यही है कि हम जितने भी जो हमारी जो यूएस में स्पेस लेबोरेटरी बना रखी है, हमारी एक अपनी लेबोरेटरी यूएस में स्पेस में होनी चाहिए, और हम कोई भी रिसर्च करने में, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने में हम सक्षम होने चाहिए। ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल में एक है, और उस पर इसरो काम भी कर रहा है कि स्पेस फ्लाइट जो पहला प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये प्रोग्राम है एक्चुअल में। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की बात करते हैं तो स्पेस टूरिज्म स्टार्ट भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो भारत स्पेस टूरिज्म भारत भी शुरू कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन पहले हम साइंटिफिकली से स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए कि हाँ, कि साइंटिस्ट जा रहे हैं वहाँ, हमारा स्पेस, वहाँ पर स्पेस में रहने के लिए कुछ हमारे पास जो भी आपके पास फैसिलिटी है वो वहाँ पर है, तो तभी हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये बढ़िया आइडिया है जो नासा ने शुरू किया है, और हम भी कर सकते हैं। जी। तो सर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना महत्वपूर्ण है? सहयोग बिना तो कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करनी पड़ती है। जब चंद्रयान हमारा लैंड हो रहा था तो नासा की नज़र हमारे ऊपर थी, तो हम एक दूसरे से सहयोग करते हैं, तभी किसी चीज़ को आगे सक्सेसफुली हम किसी चीज़ को कर सकते हैं। तो सहयोग तो बहुत जरूरी है, एक दूसरे से सहयोग बिना काम नहीं चल पाता। सहयोग तो इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे की शेयर करनी पड़ती है। सर हमने तो बात की ग्लोबल कोऑपरेशन की, लेकिन ग्लोबल पार्टनरशिप कितना इम्पोर्टेंट है? जहाँ पर पार्टनरशिप का तो मैटर ये हो जाता है, जहाँ पर हम कमजोर हैं, जहाँ पर हम उस काम को नहीं कर सकते, तो वो हमें पार्टनरशिप में करना ही होता है। अगर हम उस पर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर हमें उस पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमें मालूम है कि हम इस चीज़ को हमारे पास नहीं है, तो वो हमें लेना ही पड़ेगा, उसमें तो ऑब्वियसली लेना ही, दूसरे से लेना पड़ेगा। तो वो पार्टनरशिप की भी जरूरत पड़ती है कई बार, क्योंकि अभी कोई भी एक, शायद अमेरिका को छोड़ के कोई भी सेल्फ डिपेंड वो नहीं है। इवन अमेरिका भी हमारा डाटा को तो शेयर करता ही है। जी। तो एक पार्टनरशिप ही है एक्चुअल में, जो दूसरे से कोलैबोरेशन है, एक पार्टनरशिप ही है, एक दूसरे से जरूरत पड़ती है। हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो है, किसी का वीक पॉइंट वो है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है। तो हमें एक दूसरे की पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है, बिना पार्टनरशिप के काम नहीं बन पाएगा। जी। भारत के युवा बहुत होनहार है, बहुत अचीव कर चुके हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में अचीव करते हैं। लेकिन दुख की बात ये कि जो भी ज़्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं नासा चले जाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ हमारी पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसी, लेकिन अभी ऐसा कम हुआ है, पिछले कुछ सालों में तो कम हुआ है। लेकिन पहले था, कुछ पॉलिसीज थी, कुछ फैसिलिटीज के बेस पे चले जाते थे, कुछ अपने दूसरे रीजन होते थे। तो लेकिन अब पिछले कुछ सालों में तो ये कम हुआ है। अभी नासा में लोग इतना पीछे नहीं पड़ रहे हैं। अभी इसरो छोड़ के नासा बहुत कम लोग जाते हैं, पहले तो इसरो छोड़ के जाते थे। जी। तो सर आने वाले दिनों में जो हम नेशनल स्पेस डे मनाते हैं या मनाते रहेंगे, इससे जो आने वाला जो इसका रिजल्ट आउटकम होगा किस तरह का होगा? हाँ, लोग आकर्षित होंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के। हमारा युवा जो है, स्पेशली जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, तो वो एक्चुअल में समझेंगे। पहली बात तो स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, ये जन जन के दिमाग में पहुंच जानी चाहिए कि हम स्पेस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं। तो एक तो जन जन के दिमाग में पहुंच जाएगी हम स्पेस में बहुत। दूसरा, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, सबके दिमाग में भी आ जाएगी स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे कोई एक वो चलता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियर ये बनना है, तो अब लोग सोचने लगे कि मुझे स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट भी बनना है एक्चुअल में। तो वो एक
मोटो है इसका। जी, तो ये तो हुई पढ़े लिखे लोगों की बात, युवाओं की बात, आम जनता की, और या तो समाज की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी में किस तरह से अपना सहयोग दे सकता है? ये तो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो जन आदमी है तो उसका तो क्या वो हो सकता है, वो तो सिर्फ बेनिफिट ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ तो हो सकता है कि जो उनके बच्चे हैं उनको प्रेरित किया जा सकता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करिए, जाइए। तो एक एक मूवमेंट हो सकता है कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी में आप साइंस पढ़िए, बच्चों को साइंस पढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। ये एक जनरल भावना हो सकती है। जी, फिर से ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको बहुत ही संक्षिप्त में कहना हो कि 1969 से लेके 2024 का जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ, स्पेस एक्सप्लोरेशन हुआ, उस जर्नी के बारे में कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो सारा भाई जी ने जो हमारा वो किया था, शुरुआत की थी, ये उनका मिशन एक बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ। और ये हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर दैट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्पेस मिशन में इंडिया ने बहुत बढ़िया किया है। और एज होल यूनिवर्स में देखा जाए तो इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वी हैव आई थिंक वी हैव अर्न ए लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दैट स्पेस। जो हमारे सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स के थ्रू जो हम हमारे सैटेलाइट्स को यूज करते हैं दूसरे कंट्री से, उससे हमें बहुत पैसा भी मिलता है। जी। सो ये सेल्फ डिपेंडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा देश का। जी, तो सर भविष्य में स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपको पर्सनली पूछा जाए तो आपकी क्या-क्या आकांक्षाएँ हैं? मेरी आकांक्षा ये है कि ये जो है स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा वही जो सभी की आकांक्षाएं हैं, जो इसरो काम कर रहा है कि हम अपना एक स्पेस लेबोरेटरी हमारा उसमें होना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि स्पेस टूरिज्म जो है वो शुरू हो जाना चाहिए, तो वो हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय में। सर हमारे सुनने वालों को, पर्टिकुलरली युवाओं को नेशनल स्पेस डे के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम नेशनल स्पेस डे के संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि आप लोग साइंस पढ़ें। साइंस पढ़ने से बहुत सारे आपके जो ऐसे प्रोग्राम हैं जो इंडिया के, तो स्पेस प्रोग्राम एक वन प्रोग्राम है, ऐसे और बहुत प्रोग्राम है जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे हमारा नेशन एक विकसित, जो ये हम स्पेस डे जो मनाया जा रहा है, हमारे पीएम मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047 वाला, उससे कनेक्ट करके हम देख रहे हैं। तो आप इसमें जुड़िए, इसको देखिए, साइंस पढ़िए और अपने आइडिया को शेयर करिए एक्चुअल में। सर आपने हमसे बातें की और नेशनल स्पेस डे के अंतर्गत इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद, और आप सभी लोगों को नेशनल स्पेस डे के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे नेशनल स्पेस डे के अंतर्गत इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। इस विषय पर हमसे बातें साझा कर रहे थे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख के हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संजीव कुमार। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।